बच्चों हम उस बांटव गुणांक आई का संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा या वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा के साथ संबंध स्थापित करने जा रहे हैं कि वियोजन की मात्रा को अगर हम अल्फा माने या फिर संगुणन की मात्रा को अगर हम अल्फा माने तो इस अल्फा का बांटव गुणांक आई के साथ क्या संबंध है और वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा को बांटव गुणांक आई की मदद से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम बच्चों जैसे वियोजन की मात्रा का परिकलन करेंगे। अल्फा दोनों ही स्थितियों में हम संगुणन की मात्रा हो या वियोजन की मात्रा हो दोनों ही स्थितियों में हम इसे अल्फा कहकर के चल रहे हैं। तो उस अल्फा का मान हम कैसे ज्ञात करें वो चीज देखनी है। नंबर 1 पहली बात, वियोजन की मात्रा अल्फा एवं बांटव गुणांक आई, बांटव गुणांक आई, इनके मध्य में क्या संबंध है ये बात हमें अब देखनी है। तो बच्चों इसके लिए हम बात करते हैं, जैसे कोई ए पदार्थ है वो बिलियन बनने के बाद में मान के चलिए एन प्रकार के बी कणों में, एन संख्या में बी कणों में विभाजित हो जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि KCl का जब हम जल में घोलते हैं तो यह K प्लस और Cl माइनस में विभाजित होगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये एक पदार्थ था ए, मान लीजिए इसको, ये बिलियन में जाने के बाद इनको मान के चलो हम बी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, इनको हम मान के चलिए बी। तो इस ए में से कितने बी बन रहे हैं, ये एक और एक दो बन रहे हैं। तो ये वियोजन की संख्या हो गई है। यहां पर ए में से एन बी बन रहे हैं, यहां पर ए में से दो बी बन रहे हैं। तो ये जो दो है ये वही संख्या है। मान के चलिए कोई ए विलेय पदार्थ है, ए नाम का कोई विलेय पदार्थ है, वो विलीन बनने के बाद एन बी प्रकार के कणों में वियोजित हो जाता है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं, एन संख्या में वियोजित हो जाता है। तो वियोजन के कणों की संख्या हो गई क्या, एन हो गया। अब देखें बच्चों, तो शुरुआत में जब विलयन बनने से पूर्व की बात हम करें तो अगर हमने इसका एक मोल लिया है, विलयन पदार्थ का हमने एक मोल लिया है विलयन बनने से पूर्व, विलयन से पूर्व, उसके पहले की बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में वियोजन तो होगा ही नहीं होगा। जब विलयन बना नहीं है तो यहां पर इसके मोलों की संख्या तो 0 मोल होगी। लेकिन विलयन बनने के बाद, अब दूसरी बात क्या है, विलयन बनने के बाद, विलयन बनने के पश्चात की बात कर रहे हैं। माना कि हमने इसके एक मोल, अब ये भी जरूरी नहीं है बच्चों कि कोई पदार्थ जितनी मात्रा में या जितने कणों की संख्या में दिया गया है वो सारे के सारे कण वियोजित हो जाए, ऐसा जरूरी भी नहीं हो भी सकता है कि कोई पदार्थ 100% वियोजित हो जाए, और जरूरी नहीं है, हो सकता है अगर वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, कम मात्रा में वियोजित हो रहा है, कम मात्रा में आयनित हो रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं उसमें से मान के चलिए जो एक मोल लिया गया है उसका, जो पदार्थ का एक मोल लिया गया है, तो उसमें से मान के चलिए 0.2 मोल, 0.3 मोल, 0.5 मोल, 0.6 मोल, 0.45 मोल, 0.56 मोल, 0.9 मोल, 0.8 मोल, कुछ मोल मान के चलिए वियोजित हो गए, और हो सकता है पूरा भी मोल वियोजित हो गया हो। अब हम तो ये मान के चल रहे हैं कि मोल वियोजित होने वाले मोलों की संख्या मान के चलो अल्फा है। तो उस एक में से, एक मोल में से विलयन बनने के बाद मान के चलिए अल्फा मोल वियोजित हो गए, तो विलयन में ये 1 माइनस अल्फा तो अवियोजित बचेंगे, अल्फा तो बच्चों क्या हो गए, वियोजित हो गए। तो एक में से जब एन बनते हैं, यहां ध्यान दें बच्चों, एक मोल में से, एक मोल में से आप यहां देख रहे हो एन बी मोल बनते हैं, एन बनते हैं। तो जब अल्फा मोल वियोजित होंगे ए के, तो उसमें से कितने बी बनेंगे बच्चों, अल्फा एन अल्फा बनेंगे ना। एक में से एन बनते हैं तो अल्फा में से कितने बनेंगे, एन अल्फा। एक में से एन बनते हैं तो अल्फा मोल जब वियोजित होंगे ए पदार्थ के, तो उसमें से एन अल्फा मोल बनेंगे। तो ये तो वो संख्या है जो वियोजित कण है, और ये वो है जो वियोजित नहीं हो पाए। जरूरी थोड़ी ये पूरा पदार्थ वियोजित हो जाए, कुछ शेष रह गया, तो ये अवियोजित अवस्था वाला है, लेकिन है ये भी विलयन में और है ये भी विलयन में। तो विलयन में इस समय विलेय पदार्थ के कणों की वास्तविक या प्रेक्षित संख्या क्या होगी, इन दोनों का योग होगा। विलयन में विलेय पदार्थ के कणों की इस समय जो वास्तविक संख्या है या जो प्रेक्षित संख्या हम जिसे कहें वो क्या है, जो हम प्रयोग द्वारा प्रेक्षण करना चाहें, तो विलेय पदार्थ के कणों की कितनी संख्या निकल करके आएगी, ये प्लस ये अभियोजित संख्या होगी और ये वियोजित कण होंगे। तो कुल मिलाकर के इन्हें और इन्हें मिलाकर के जो कण आएंगे वही तो वास्तविक संख्या है, वही तो प्रेक्षित संख्या है इस समय विलयन में विलेय पदार्थ के कणों की। ठीक है, तो विलयन में अब अच्छा आई का फॉर्मूला क्या रहता है, आई बांटव गुणांक। विलयन में विलेय के कणों की प्रेक्षित संख्या
परीक्षित संख्या अपॉन बिलियन में विलेय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। सैद्धांतिक संख्या वो आपने कितनी दी? प्रेक्षक संख्या को हम एन ए कह सकते हैं ऑब्जर्व। सैद्धांतिक संख्या को हम एन ए थ्योरेटिकल कह सकते हैं। अब आप देखोगे बिलियन में विलेय पदार्थ के कणों की प्रेक्षित संख्या कितनी है? ये प्लस ये। तो हम आई का मान जो देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू बिलियन में विलेय के कणों की प्रेक्षित संख्या दिस प्लस दिस। तो 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ये तो प्रेक्षित संख्या हो गई अपॉन बिलियन में विलेय के कणों की सैद्धांतिक संख्या क्या है? बच्चों शुरुआत में हमने बिलियन बनाने से पूर्व बिलियन बनाने के लिए विलेय पदार्थ के कितने मोल लिए थे? हमने तो भैया 1 मोल लिया था। तो ये हमने तो एक ही मोल डाला है। अब अंदर जाकर के उसमें क्या हो गया ये हमें तो पता नहीं है। ये तो प्रेक्षित संख्या पर निर्भर करेगा। प्रेक्षित संख्या ये थी इन दोनों का योग। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर हमने तो बिलियन बनाने के लिए एक ही मोल लिया था ना विलेय पदार्थ का। तो सैद्धांतिक संख्या विलेय के कणों की कितनी रही? 1 मोल। तो वो नीचे आ जाएगी आई वाले सूत्र में। यहां 1 मोल हो गया। आई का फॉर्मूला ये है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा बच्चों? आई इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। यहां तक आए। अब आई इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और यहां से आगे देखोगे बच्चों आप तो एन एल्फा माइनस एल्फा, एन एल्फा माइनस एल्फा इक्वल टू आई माइनस 1, आई माइनस 1। एल्फा को कॉमन ले अगर हम तो एल्फा एन माइनस 1 इक्वल टू आई माइनस 1। यहां एल्फा वियोजन की मात्रा जो है एल्फा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये जो फॉर्मूला आया है ये वियोजन की मात्रा का वन टॉप गुणांक के साथ संबंध दर्शाता है। अब बच्चों ये वियोजन की मात्रा का अंश आया है क्योंकि ये 1 मोल विलेय पदार्थ लेने पर जो वियोजन की मात्रा है वो आई है। अगर हमें इसे प्रतिशतता के रूप में निकालना हो तो इसमें इस वियोजन की मात्रा में हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा जिससे वो प्रतिशतता के रूप में वियोजन की मात्रा निकल करके आ जाए। ये आई वन टॉप गुणांक और एन क्या है बच्चों? ये एन उन कणों की संख्या है। कोई विलेय पदार्थ का एक अणु जितने कणों में टूटता है या वियोजित होता है वह संख्या एन है। तो ये हमारा क्या हो गया? वियोजन की मात्रा का बांटो गुणांक के साथ। तो छात्रों हमने वियोजन की मात्रा एल्फा और बांटो गुणांक आई में संबंध देख लिया। अब हम छात्रों देखेंगे संगुणन की मात्रा एल्फा और बांटो गुणांक आई में संबंध। हम वियोजन की मात्रा हो या संगुणन की मात्रा हो दोनों को ही हम अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम संबंध जो देखने जा रहे हैं वो संगुणन की मात्रा एल्फा यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन एल्फा एंड बांटो फैक्टर आई, इनके बीच में क्या रिलेशन है और वो कैसे निकाला जाता है ये देखने जा रहे हैं। तो बच्चों मान के चलिए किसी ए विलेय पदार्थ को जब हम बिलियन में घोलते हैं तो उसके एन मॉलिक्यूल्स मिलकर के कोई डाइमर ट्राइमर या टेट्रामर या कोई एसोसिएट बना लेते हैं जिसे हम बी कह रहे हैं, या उसे बी के बजाय हम ए एन भी कह सकते हैं कि इसके एन मॉलिक्यूल्स मिलकर के उसका एक कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसे हम एन कह सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि बेंजोइक एसिड है C6H5COOH। अब इसको जब हम बेंजीन में घोलते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के बच्चों क्या कर लेते थे? ये डाइमर बना लेते थे। किस तरह? C6H5COOH। और उस डाइमर को बच्चों हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर के बिलियन के अंदर बेंजीन में जब इसे घोला जाएगा तो बिलियन में जाकर के इसके 2 अणु मिलकर के इस तरह डाइमर बना लेते हैं। तो यहां हमने देखा कि इसके 2 अणु मिलकर के एक इस तरह का डाइमर बना रहे हैं। तो उसे हम किस तरह दर्शा रहे हैं कि बेंजोइक एसिड के फॉर्मूले के ही आगे नीचे 2 लिख दिया है। तो वही यहां पर समझ लीजिए आपके ए पदार्थ के एन मॉलिक्यूल्स मिलकर के कोई बी पदार्थ बना रहे हैं, या उस बी को हम ए एन भी कह सकते हैं क्योंकि इसी ए के ही एन अणु मिलकर के ही तो ये एक बड़ा अणु बना रहे हैं। चाहे वो डाइमर हो सकता है या ट्राइमर हो सकता है या टेट्रामर हो सकता है, जो भी है वो बड़ा अणु बना रहे हैं। अब बच्चों मान के चलिए बिलियन बनाने से पहले बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बिलियन से पूर्व, बिलियन
बिलियन से पूर्व जो हम तैयारी कर रहे हैं बिलियन बनाने की, उस समय पर मान के चलिए हमने ए पदार्थ का 1 मोल लिया है। तो उस स्थिति में बच्चों ये बी या एन जिसे हम कहेंगे तो बना नहीं होगा, तो कभी हमने बिलियन में इसे घोला ही नहीं है, तो इसका मोल तो उस समय पे 0 होगा, ये तो बना ही नहीं है। अब हम बिलियन में इसको घोल चुकी हैं, तो इसे डिजोल्व करने के बाद आफ्टर डिजोल्वेशन इनटू सॉल्वेंट, तो मतलब क्या है कि बिलियन बन गया इसको सॉल्वेंट में घोलने के बाद। अब मान के चलिए इस एक मोल में से, इस ए पदार्थ के 1 मोल में से माना कि अल्फा मोल जाकर के संगुणित हो गए और उन्होंने संगुणित होकर के इस तरह से एन किस्म का कोई बड़ा अणु बना लिया। तो अब बच्चों इसके कितने मोल बनेंगे, इसे यहां देखने वाली बात है। तो देखें जैसे हम सिंस चूंकि ए पदार्थ के n मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस कितना 1 मोल ऑफ ए एन या 1 मोल ऑफ बी, तो 1 मोल बी ये बनाती है। देयरफॉर इस ए पदार्थ का 1 मोल अगर लिया जाए तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, बी को 1/n मोल प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा समूलन के द्वारा। इसलिए अगर हम अल्फा मोल लेते हैं इस ए पदार्थ के समूलन करने के लिए, तो उस बी के या ए एन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, तो इसके अल्फा मोल अगर लिए जाते हैं तो हम देखेंगे 1/n अल्फा इक्वल टू अल्फा अपॉन n मोल ऑफ बी, ये प्रोड्यूस होंगे। तो मान के चलिए कि अगर बिलियन बनने के बाद इस ए पदार्थ के 1 मोल में से अल्फा मोल संगुणित हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं, तो इस बी पदार्थ के या इस एन क्लस्टर के या इस डाइमर के या इस ट्राइमर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे बच्चों, अल्फा अपॉन एन मोल प्रोड्यूस होंगे। इस समय बच्चों ये कौन सी मात्रा है, ये बिना पदार्थ के वे कण हैं, वे अणु हैं, वे मोल हैं जिन्होंने एसोसिएशन या संगुणन में भाग नहीं लिया है। और ये कौन सी संख्या है, ये संगुणन के पश्चात इस विलेय पदार्थ के कणों के संगुणन के बाद बने हुए कणों यानी बड़े कण जो बने हैं, बड़े अणु जो बने हैं, डाइमर हो या ट्राइमर हो जो भी हो, बड़े अणु जो बने हैं उनकी संख्या है बिलियन बनने के बाद अल्फा अपॉन n। तो कुल मिलाकर के बच्चों इस समय पे परीक्षित तौर पर या हम कहें वास्तविक तौर पर बिलियन के अंदर विलेय कणों की वास्तविक संख्या क्या हुई, एक तो ये भी कण बिलियन में ही है 1 माइनस अल्फा जो कि संगुणन में भाग नहीं ले रहे हैं, वो वाले विलेय कण हैं। और ये संगुणन में भाग लेने के बाद संगुणित अणुओं की संख्या है अल्फा अपॉन n, ये भी बिलियन में ही है उपस्थित, तो विलेय के कण ही माने जाएंगे ये भी। तो कुल मिलाकर के अब ये दोनों ही कण बिलियन में है, तो बिलियन में इस समय पर विलेय पदार्थ के कणों की जो प्रेक्षित संख्या होगी या वास्तविक संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। अब वही आ जाए हम पॉइंट ऑफ फैक्टर आई क्या कहता है, I इक्वल टू एन ए ऑब्जर्व्ड अपॉन एन ए थ्योरेटिकल। विलेय के कणों की प्रेक्षित संख्या अपॉन विलेय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। अब विलेय के कणों की बच्चों प्रेक्षित संख्या कितनी है, वही ये प्लस ये, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन अपॉन एन थ्योरेटिकल। विलेय के कणों की सैद्धांतिक संख्या क्या है, वही भैया हमने 1 मोल ही तो लिया था विलेय पदार्थ का, हम तो 1 ही मोल मान के चल रहे हैं सैद्धांतिक तौर पर, हमने तो 1 मोल बोला है बिलियन के अंदर विलेय पदार्थ का। तो सैद्धांतिक संख्या कितनी है विलेय पदार्थ के कणों की, 1 मोल है, ये 1 ही रहेगा यहाँ। तो इस हिसाब से आई का मान, अब आगे अपन रद्द करते हैं इसको, तो क्या रहेगा, बच्चों I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन ही आ जाएगा, क्योंकि इस एक का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। ये रहा मान। इसके बाद बच्चों आप देखोगे कि अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा इक्वल टू I माइनस 1। अब इसे सोल्व कर रहे हैं बच्चों, तो ये क्या आता है, एन अल्फा माइनस एन अल्फा इक्वल टू I माइनस 1।
अल्फा कॉमन ले लिया 1 माइनस एन अपॉन एन इक्वल टू आई माइनस 1। फिर क्या आएगा साहब, अल्फा 1 माइनस एन इक्वल्स टू एन आई माइनस 1। अब अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों क्या रहेगा, अल्फा इक्वल टू एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। ये फॉर्मूला आ गया। यहां जो अल्फा है बच्चों, ये क्या है, ये अल्फा संगुणन की मात्रा या डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। आई वही पॉइंट ऑफ फैक्टर है। एन क्या है, वहां तो एन क्या थी, वियोजन के बाद बनने वाले कणों की संख्या। यहां एन क्या है, कितने अणु मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं, यानी संगुणन की प्रक्रिया में विलेय पदार्थ के कितने अणु मिलकर के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, यह वो संख्या है एन, जो संगुणन में भाग लेने वाले कणों की संख्या है। तो इसके द्वारा आप अल्फा यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन या संगुणन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हो। लेकिन ये संगुणन का अंश निकल करके आएगा। यदि आप इसे प्रतिशतता के रूप में निकालना चाहते हो तो फिर इसे अल्फा को आप परसेंटेज के रूप में निकालने के लिए आपको अल्फा विथ 100 फिर से करना पड़ेगा। यही आपका संगुणन की मात्रा है और मात्रा गुणांक में संबंध है। इनकी जो न्यूमेरिकल्स में हमें आवश्यकता पड़ेगी तो यूज करेंगे इन फॉर्मूलों को। थैंक यू।